जय माई की नमस्कार। मैं हूं हनुमान मिश्र, आपका अपना ज्योतिषी व अंक शास्त्री। चुनावी ज्योतिष के इस अंक में हम बात करेंगे भारत की जनता के मिजाज की कि क्या भारत की जनता वाकई विकास के नाम पर वोट करती है या किसी अन्य मुद्दे को ध्यान में रखकर मतदान करने जाती है। इस मामले में देश की राजनीतिक पार्टियां कितनी दोषी हैं? क्या केवल पार्टियां ही दोषी हैं या इस काम में जनता की भी कुछ हिस्सेदारी है? अगर है तो जनता ऐसा क्यों करती है? क्या है इसके पीछे ज्योतिषीय कारण? इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि 20 मई 2024 को होने वाले चुनावी चरण में जनता का क्या मिजाज रह सकता है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या भारत की जनता विकास के नाम पर वोट करती है। ज्योतिष इस मामले में क्या कहता है? ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखें तो भारतवर्ष की कुंडली वृषभ लग्न वाली मानी जाती है, यानी कि देश जब आजाद हुआ उस समय क्षितिज पर वृष लग्न उदित हो रही थी और मीन का नवांश उदित हो रहा था। मीन का नवांश अर्थात जल तत्व वाली राशि का नवांश। उस दिन चंद्रमा कर्क राशि में था, यानी कि अपनी ही राशि में था। कर्क राशि को सबसे अधिक भावना प्रधान राशि माना जाता है क्योंकि यह जल तत्व की राशि है। ऊपर से इसका स्वामी चंद्रमा है और भारत की कुंडली में चंद्रमा अपनी ही राशि में बैठा है। इस कारण से भारत के लोगों का पराक्रम असली रूप में तब देखने को मिलता है जब वह भावुक होते हैं। देश के नाम पर या देश की सुरक्षा के नाम पर भारत के लोग भावुक हो जाएं तो दुनिया की कोई ताकत देश को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। आपने देखा होगा कि हमारे देश की सेना जब लड़ती है तो भावना प्रधान भाव से लड़ती है और ज़्यादातर मामलों में सफल रहती है। ठीक इसी तरह अन्य मामलों में भी भारत के लोगों का मिजाज भावना प्रधान हुआ करता है। यदि कोई व्यक्ति रो रो कर मदद मांगता है तो भारत के ज़्यादातर लोग उसकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं यदि सामान्य अवस्था में आपसे कोई मदद मांगता है, हमसे कोई मदद मांगता है तो ज़्यादातर लोग उसे नज़रअंदाज कर अपने काम में लग जाते हैं। कोई रो रहा हो या कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा हो तो लोग उसको ज़रूर सुनते हैं या देखने में लग जाते हैं। कुछ अन्य उदाहरणों के माध्यम से देखें तो हमारे देश में रोने धोने वाले टीवी सीरियल्स की टीआरपी बहुत हाई रहती है। वहीं इतिहास की वास्तविक जानकारी देने वाले कार्यक्रमों की टीआरपी कम रहती है। लड़ाई झगड़े वाले शोज बहुत अच्छे चलते हैं, जबकि ज्ञानवर्धन वाले शोज को देखने वाले लोगों की तादाद कम रहती है। यही कारण है कि रियलिटी शोज भी ड्रामा डालकर चलाने की परंपरा चल पड़ी है। आजकल न्यूज़ चैनल्स में भी जोर जोर से चिल्लाने वाले शोज व एंकर काफ़ी हिट रहते हैं, जबकि शांति के साथ अपनी बात रखने वाले शोज और एंकर दोनों ही गुमनामी जैसी स्थिति में रहते हैं। ठीक ऐसी ही स्थिति नेता के चुनाव में भी देखने को मिलती है। मुझे लगता है कि जब कोई भी राजनीतिक दल बनता है, उसकी नींव रखी जाती है तो वह समाज और देश की ज़रूरत को ध्यान में रखकर अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, लेकिन पूरी तरह से नैतिकतापूर्ण व्यवहार करने की स्थिति में वह उन्नति नहीं कर पाता और बाद में वह ढकोसला या विकास की बजाय भावनात्मक मुद्दों की बातें करने लगता है। वह आपको जात के नाम पर भावुक करता है, उकसाता है। वह आपको धर्म के नाम पर भावुक करता है या उकसाता है। कहीं कोई नेता देश के नाम पर भावुक करता है और आपको उकसाता है। आप गौर करें तो इस तरह के घटनाक्रम अधिक देखने को मिलते हैं और जो भी व्यक्ति या जो भी दल ऐसा करता है वह तेजी के साथ उन्नति करता है। वहीं जो लोग ऐसा करने से बचते हैं उनको संघर्ष करते रहना पड़ता है। वैसे तो अधिकांश उदाहरण ऐसी ही बातें दर्शा रहे हैं जैसी बात मैं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि वास्तव में देश के भीतर क्या होता है। इस बात को हम कुछ इस तरह कहेंगे कि हमारे देश में एक प्रभावशाली प्रदेश में एक पार्टी विशेष का जन्म होता है जो कुछ जाति विशेष के लोगों के उत्थान की बात करते हुए सत्ता तक पहुंच जाती है, जबकि उसके पहले केंद्र व प्रदेश में ऐसी ही पार्टी का राज था जो दलित और पिछड़ों की बात करती रही है और उसके लिए काम भी करती रही, लेकिन स्पेशली लोगों की भावनाओं को जगाने या उकसाने का काम करने में शायद वह पिछड़ गई। फलस्वरूप वह पुरानी पार्टी भी धीरे धीरे करके उस प्रदेश में गौड़ होती गई, जबकि जाति पाति की बात करके एक पार्टी इतनी मजबूत हुई कि प्रदेश के सत्ता पर वर्षों तक काबिज रही। बाद में किसी और पार्टी ने इस मुद्दे को उससे बेहतर रखा और वहाँ पर वह पार्टी मजबूत हो गई। स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पर मेरा उद्देश्य किसी भी पार्टी को अच्छा या किसी भी पार्टी को खराब करना या कहना नहीं है, बल्कि यह बात समझाना है कि हमारे देश में चुनाव भावनात्मक मुद्दों पर लड़े जाते हैं। जात विशेष या धर्म विशेष की बात करके लोग वोट इकट्ठा कर लेते हैं, भले ही उस जात के लिए या उस धर्म के लिए वो लोग कुछ ना करें। साथ ही साथ इस देश में जो भी व्यक्ति आंसू बहा देता है पब्लिक उसे अपना राजा बना देती है। इस देश में धर्म की बातें, जात की बातें, मुफ्त की चीज़ों की बातें करके लोग भावनाओं को उकसाते हैं, भड़काते हैं और बदले में पब्लिक उन्हें ऐसी बात करने वाले लोगों को अपना राजा मान लेती है, अपना राजा बना देती है।
वहीं पूरी तरह से ईमानदारी पूर्वक बात रखने वाले लोग ताउम्र संघर्ष करते रह जाते हैं। यही कारण है कि जनता के लिए आंदोलन करने वाले कई समाज सेवी असमय काल के गाल में पहुंच गए, जबकि चाहते हुए या फिर ना चाहते हुए कई दल और कई लोग जनता की भावनाओं को भड़काकर शॉर्टकट अपनाकर सत्ता तक पहुंच गए हैं। अब इसमें दोष किसका है? खुद खोजिए, खुद सोचिए। बात करते हैं 2024 के लोकसभा चुनाव की, विशेषकर 20 मई के दिन होने वाले चुनावी चरण की। अंक ज्योतिष के अनुसार 20 तारीख का मूलांक 2 होता है, जो चंद्रमा का अंक है। अतः इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि इस दिन के मतदान से पहले इस चरण के लिए कोई नेता या राजनेता आंसू बहा जाए या रो दे तो उसके वोट का परसेंटेज बढ़ जाए। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी इस बात पर हंसी आए, लेकिन देखिएगा कि जिस भी दल का नेता आंसू बहाएगा उसके वोट अधिक हो सकते हैं, उनके वोट परसेंट अधिक हो सकता है। वहीं यदि दलों की कुंडलियां और 20 मई के गोचर की बात करें तो उस दिन चंद्रमा कन्या राशि में रहेगा, राहु केतु मंगल के दृष्टि के प्रभाव में रहेगा, साथ ही साथ बृहस्पति का प्रभाव भी रहेगा। यही कारण है कि इस दिन जनता का मिजाज मिला जुला रह सकता है। जनता के मूड और मिजाज में कसमकस के भाव रह सकते हैं, कंफ्यूज रह सकती है जनता। सूर्य अपनी उच्च राशि को छोड़कर अति शत्रु राशि में रहेंगे, यानी विरोधियों द्वारा राजा या सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति को घेरने की कोशिश बृहद लेवल पर की जा सकती है। वहीं मिथुन लग्न वाली भाजपा, क्योंकि वो सत्ता में, इसलिए उसकी बात कर लें। इसकी कुंडली के अनुसार देखें तो चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा, जिसे अच्छा नहीं माना जाता है। गोचर में चंद्रमा को चतुर्थ भाव में, यानी जनता इस दिन मतदान में अपने असंतोष को प्रकट करने की मिजाज में रह सकती है। लेकिन यदि भाजपा का कोई नेता इमोशनल कार्ड चल गया तो मामला बदल भी सकता है, क्योंकि हमने शुरू में ही बताया था कि इमोशनल कार्ड चलने की स्थिति में यह एक प्रकार से उपाय हो जाएगा और जनमानस के मन में व्याप्त असंतोष भावनाओं के बहाव में बह जाएगा और वह जनता इनके वोट परसेंटेज को बरकरार रखने में मददगार बन सकती है। अन्यथा सामान्य स्थिति में दिन सत्ता पक्ष से जनता के असंतोष को दर्शा रहा है, यानी जनता असंतुष्ट नजर आ रही है। सीधे शब्दों में कहें तो 20 मई 2024 के चुनाव में सत्तारूढ़ दल का वोट परसेंट कम होने या सीटें कम होने की स्थिति प्रतीत हो रही है, जिसका सीधा फायदा विपक्षी दलों को मिल सकता है। लेकिन किसी इमोशनल कार्ड के चलने की स्थिति में स्थितियां मजबूत बनी रह सकती हैं और इनका वोट परसेंटेज मेंटेन हो सकता है। ध्यान रहे कि यह एक अनुमान है, बाकी तो कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यानी जो पार्टी जिस लेवल की मेहनत करेगी उसको वैसे परिणाम मिलेंगे। लेकिन भाग्य के सपोर्ट के मामले में ऐसी ही स्थितियां नजर आ रही हैं जैसा मैंने बताया। और फाइनली चलते चलते एक निवेदन, लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र की रक्षा बहुत जरूरी होती है और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान करना बहुत जरूरी रहता है। इसलिए आलस्य से बचें और मतदान करने जरूर जाएं। अगर प्रत्याशी ना भी पसंद हो तो नोटा का बटन दबाकर अपना मंतव्य प्रकट करें, लेकिन मतदान के दिन पिकनिक मनाने ना जाकर मतदान करने जाना बहुत जरूरी रहेगा। बाकी की चर्चा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय माई की।